हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी रमन लूथरा क्लासेस। आज हम बात करेंगे एनपीएस ग्रेड बी के बारे में। जब आप सेबी ग्रेड ए के बारे में प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपके सामने एनपीएस ग्रेड बी की नोटिफिकेशन आई। आपने देखा, वाह, इसका सिलेबस तो सेबी ग्रेड ए जैसा ही है। ये नोटिफिकेशन को फटाफट फटाफट फॉर्म लो और भर दो। आपने भर दिया, जो कि आपकी सोच सही थी। ठीक है, अभी इसका हम मेंस के एग्जाम की वेट कर रहे हैं। सेबी ग्रेड और एनपीएस में एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा था जो कि पेंशन सेक्टर था। तो पेंशन सेक्टर के अंदर काफी बच्चे स्ट्रगल कर रहे थे। बाकी सारा तो सिलेबस आपके पास भरा पड़ा, आपके पास कंटेंट भरा पड़ा, आपने परचेज कर रखा है। तो ये पेंशन सेक्टर के लिए मैंने थोड़ी सर्विसेज स्टार्ट करी है। अगर आपको इसके लेक्चर्स चाहिए तो आप क्या कहते हैं, सीए रमन लूथर क्लासेस पे जाके बाय कर सकते हैं। बात यहीं पे खत्म। हम इधर अभी कोई कोर्स वोर्स बेचने नहीं आया। अभी हम पेंशन सेक्टर के बारे में बात करने हैं। आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देना है कि पेंशन सेक्टर क्या है, इंडिया में कैसे काम करता है। सबसे बड़ी बात सबसे बड़ी बात जो है, इनको दो ब्रॉडर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। जो पेंशन सेक्टर है, ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, वो दो टेक्निकल टर्म हम अभी पढ़ेंगे। बाकी और कोई टेक्निकल चीज है, बाकी सारा आपके सिलेबस के हिसाब से। वो है एक डिफाइंड बेनिफिट प्लान और एक है डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान। डिफाइंड बेनिफिट प्लान के अंदर क्या होता है, जनरली जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, इसके केस में एम्प्लॉयर कौन, गवर्नमेंट, वो क्या बोलती है, हम आपको बेनिफिट देंगे जब आप रिटायर होंगे। है, कौन से बेनिफिट? सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बंगला देंगे, हम ड्राइवर देंगे, हम सैलरी का कुछ पार्ट देते रहेंगे। ये बेनिफिट्स देंगे हम आपको जब आप अपना काम सर्विसेज करके रिटायर होंगे। तो उन्होंने बोला, जो आपकी लास्ट ड्रॉन या एवरेज जो भी फॉर्मूला लगा के कि एक पर्टिकुलर आपकी जितनी सैलरी ड्रॉ करोगे रिटायरमेंट के टाइम पे, उसका कुछ परसेंटेज हम आपको आपकी जिंदगी भर तक देते रहेंगे। अगर आपके बाद आपकी वाइफ डिपेंडेंट है, उसको देते रहेंगे। उनके बाद अगर आपके चिल्ड्रन डिपेंडेंट है, हम उनको देते रहेंगे। सो ऑन, ऐसे हम चलते रहेंगे। हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। डिफाइंड बेनिफिट प्लान सुन के वाह वाह, क्या बात कर रहे हैं। और इसी वजह से आपके माता पिता बोलते हैं कि हाँ, आपको गवर्नमेंट जॉब ही करनी चाहिए। हम भी कहते हैं क्या बात है, एंड तक हमारा साथ देंगे तो हम तो गवर्नमेंट जॉब ही करेंगे। ठीक है, बट ये सिनेरियो चेंज हो रहा है, नहीं हो चुका है। ठीक है, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। ब्रॉडर कैटेगरी में एक डिफाइंड बेनिफिट प्लान आपको समझ में आता है कि हाँ भाई, हमें बेनिफिट देंगे, जो हमारी सैलरी ड्रॉन हमने जितना काम किया, हमारी डेथ तक हमारा साथ देते रहेंगे। अब इसको सुनते ही आपको लगा कि ये तो गवर्नमेंट ही दे सकती है, प्राइवेट सेक्टर के बस की नहीं है। गवर्नमेंट के पास तो फंड्स आते रहेंगे, वो टैक्स कलेक्ट करेगी, सब कुछ करेगी, उसमें फंड का रिकरिंग नेचर है, टैक्स कलेक्ट करके कर लेगी। बट एक प्राइवेट कंपनी वो कैसे प्रोवाइड करेगी? अब उनके लिए आया गया डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। प्राइवेट सेक्टर को बोला गया कि आप जब एक पर्टिकुलर पर्सन को एम्प्लॉय करते हो तो उसके हर साल उसके रिटायरमेंट के लिए कुछ पैसा आप अलग रख दो, उसको दे दो, उसकी तरफ कंट्रीब्यूट कर दो। इसको बोला गया डिफाइंड कंट्रीब्यूशन। आज ही बता दिया गया आपको उसकी रिटायरमेंट, अपने एक एम्प्लॉय की रिटायरमेंट के लिए कितना कंट्रीब्यूट करना है। ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान चल रहा है। और पहले हम डिफाइंड बेनिफिट प्लान की बात कर रहे हैं। बात समझ में आती है? हाँ। अब हम अपने इस पर्टिकुलर बात में आगे बढ़ते हैं। डिफाइंड बेनिफिट प्लान तो हमें समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट ने चला दिया। अब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट आएगा 1952 के अंदर। प्राइवेट सेक्टर को बोला ना डिफाइंड कंट्रीब्यूट करो, तो उनको बोला कि आप कंट्रीब्यूट तो करोगे, कहाँ कंट्रीब्यूट करोगे, उसके लिए हमारी एक एक्ट बना रहे हैं हम। उन्होंने बोला ईपीएफ, मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट आ गया। उस केस में बोला गया कि हम प्राइवेट सेक्टर पे भी ध्यान रखेंगे। ये ईपीएफओ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर है। बात समझ आती है? हाँ जी। अब गवर्नमेंट सेक्टर का तो गवर्नमेंट ध्यान रख ही रही है, वो अपना फंड अलग अलग बना के उनको बेनिफिट देने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रही है, वो अलग हिसाब किताब चल रहा है। अब डिफाइंड कंट्रीब्यूशन के लिए ईपीएफ 1952 के अंदर आ गया। इसके अंदर कुछ बातें बोली गई। कुछ बातें क्या बोलेगी कि इसमें किस पे अप्लाई करेगा, जो कि थोड़ी सी बड़ी एंटिटी होगी। जनरली 20 या 20 से ज्यादा लोग अगर एम्प्लॉयड है तो उनके ऊपर ये ईपीएफ एक्ट अप्लाई होगा। और जिनकी सैलरी 15,000 उससे नीचे है, 15,000 या उससे नीचे है, उसके ऊपर ये अप्लाई करेगा। ऐसा क्यों बोला गया? जो 15,000 से ऊपर सैलरी वाले हैं, गवर्नमेंट कहती है कि आप अपना रिटायरमेंट खुद सिक्योर करो, हम आपको बेनिफिट देंगे, टैक्स के रूप में हम आपको बेनिफिट देंगे, कुछ हम आपको डिडक्शंस दे देंगे। बात समझ आती है? हाँ। तो 15,000 तक ईपीएफ वालों को बोल देगा कि आप इनका रिटायरमेंट सिक्योर करो, जो थोड़ी सी सैलरी कम मिल रही है जिनको। बात समझ आती है? हाँ। अब आगे बढ़ते बढ़ते ये दोनों चल रहे हैं, 1952 से चला जा रहा है, चला आ रहा है, चला आ रहा है।
गवर्नमेंट देख रही है आपके आसपास के आपके माता पिता रिटायर हो रहे हैं, आपके माता पिता के फ्रेंड्स रिटायर हो रहे हैं और उनको पेंशन का पैसा भर भर के मिल रहा है। ओहो, इतना पैसा उनको मिल रहा है, कोई कहने की बात नहीं। गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करने की होड़ मच गई कि हमें गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करनी है, जो कि सही बात है। हाँ, गवर्नमेंट हमारा ध्यान रखती है। अब गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि हमारे बस की नहीं है गवर्नमेंट की कि कितना डिफाइंड बेनिफिट प्लान में हम कितने बेनिफिट देंगे, गवर्नमेंट इसी में सारा पैसा खर्च कर दे, बाकी लोगों के एक्सपेंडिचर छोड़ के सारा एम्प्लॉयज पे पैसा खर्चा कर दे। तो गवर्नमेंट ने बोला बस अब हमारे बस की नहीं है, हम छोड़ रहे हैं डिफाइंड बेनिफिट प्लान। गवर्नमेंट ने डिफाइंड बेनिफिट प्लान छोड़ दिया है। उन्होंने 1 जनवरी 2004 से कहा कि जो भी एम्प्लॉय रिक्रूट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर वो डिफाइंड बेनिफिट प्लान में नहीं आके डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में जाएगा, जो कि है नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस, जिसका आप पेपर देने वाले हो। वाह वाह, गवर्नमेंट ने कहा हाथ जोड़ दिए। अब बात समझ आती है, उन्होंने बोला गवर्नमेंट भी शिफ्ट हो रही है एनपीएस की तरफ, कंट्रीब्यूशन प्लान की तरफ। अब डिफाइंड बेनिफिट प्लान में कोई नहीं रह गया एक्सेप्ट 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 इंडिया की बात करूं, एक्सेप्ट आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस को तो समझ में आता है, उनको तो बेनिफिट प्लान पे रखना ही चाहिए, वो हमारे लिए सरहद पे खड़े हैं। गवर्नमेंट ने कहा हम इनको डिफाइंड बेनिफिट प्लान में ही रखेंगे। बाकी के सारे एम्प्लॉयज को उन्होंने नेशनल पेंशन सिस्टम बनाया और कहा कि गवर्नमेंट भी अब कंट्रीब्यूट करेगी आपकी तरफ, आप भी कंट्रीब्यूट करो एम्प्लॉय, हम भी कंट्रीब्यूट करेंगे। अब वो बेनिफिट वाला चक्कर पुराना हो गया। अभी आपके पास जो भी बंदे आपके आमने सामने जो भी बंदे रिटायर हो रहे हैं उनको अच्छा पैसा मिल रहा है, बट जो 1 जनवरी 2004 के बाद अराउंड 17 15 16 साल हो गए, अब जब वो आगे जाके 15 16 साल बाद रिटायर होंगे तो उनको इतना पैसा नहीं मिलेगा जितना डिफाइंड बेनिफिट प्लान वालों को मिल रहा था। उनको फंड बनाना पड़ेगा अपना गवर्नमेंट के साथ मिलके, क्योंकि अब वो भी कंट्रीब्यूशन में चले गए। एनपीएस के अंदर गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है और एज एन एम्प्लॉय आप भी कंट्रीब्यूट करते हैं। बात समझ आती है? हाँ। जब ये एक्ट बना तो गवर्नमेंट ने बोला, एक्ट नहीं बना मतलब ये स्कीम आएगी, नेशनल पेंशन स्कीम आएगी, सिस्टम आएगा। अब उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला कि हमें इसका एक एक्ट बनाना है कि अगर कभी डिस्प्यूट होता है पेंशन सेक्टर के अंदर, कभी कोई डिस्प्यूट होता है, कोई पेंशनर को डिस्प्यूट होता है, तो वो किसके पास जाएगा, किस एक्ट के थ्रू, किससे जाके अग्रीव्ड पार्टी है वो किससे जाके कहेगा कि मेरे साथ गलत हुआ है, गवर्नमेंट ने मेरे साथ गलत किया है, वो कब किसको बोल सकता है। तो इसके रिस्पेक्ट में एक एक्ट आया गया, पीएफआरडी एक्ट 2013 के अंदर। अब इस एक्ट के अंदर सारी चेन बताई गई कि एनपीएस के अंदर जो भी रजिस्टर्ड है अगर वो अग्रीव्ड है और अगर उसको पैसे निकालने बड़े सारे प्रोसीजर्स बताए गए, इस एक्ट के अंदर वो सारी सारी बातें बताई गई। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पीएफआरडीए एक्ट के अंदर अगर आप अग्रीव्ड हो, आपको लगता है आपके साथ गलत हुआ है, तो आपको सिक्योरिटीज एंड एपीलेट ट्रिब्यूनल जो कि सेबी के पार्ट में है, आपको उसको जाके कंप्लेंट करनी पड़ती है। थोड़ा डिफरेंट है ना बेटे? हाँ, तो है, अब क्या कर सकते हैं, एक्ट में लिखा हुआ है सिक्योरिटीज एंड एपीलेट ट्रिब्यूनल में जाके आपको कंप्लेंट फाइल करनी है। चलो जी सर, ये तो आप डीप लेक्चर पढ़ाओ, ऐसे हमें इतना मतलब ओवरव्यू के अंदर नहीं बनाना। ठीक है, हमने एनपीएस के बारे में बात करते हैं। गवर्नमेंट ने बोला अब हम भी कंट्रीब्यूशन वाले मोड में जा रहे हैं। हम 10% आपकी सैलरी का कंट्रीब्यूट करेंगे एम्प्लॉइज, हम आपकी तरफ से 10% सैलरी का कंट्रीब्यूट करेंगे और आप भी 10% कंट्रीब्यूट करो, जो कि अब बढ़ के सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना कंट्रीब्यूशन 14% कर दिया। 14% कर दिया। स्टेट गवर्नमेंट्स का भी, सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने किया ही नहीं किया वो अलग बात है, हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ा के 14% कर दिया और एम्प्लॉयज पे कहा आप 10 पे रहने दो, आप 10 पे रहने दो। बात समझ आती है? हाँ। अब नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर जो शिफ्ट आया वो शिफ्ट ऐसा था कि हम जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो तो ठीक है, आप कंट्रीब्यूट करवा लो, एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, पूरे रिटायरमेंट के एंड तक वो पैसा कंट्रीब्यूट करते करते एक पूरा फंड बनाया जाएगा, एक कॉर्पस बनाया जाएगा जो कि एम्प्लॉय के रिटायरमेंट का ध्यान रखेगा, उसकी डेथ तक बोला गया ध्यान रखेगा। कैसे रखेगा ये एनपीएस के लेक्चर में देखना पड़ेगा मैं। ठीक है, अब हम एनपीएस की बात करते हैं। एनपीएस के अंदर और क्या बोला गया, एक अलग फीचर ये दिया गया, ईपीएफओ भी डिफाइंड कंट्रीब्यूशन है प्राइवेट सेक्टर के लिए। वहां पे आप जाके पैसा दे दो और आप बोल दे के आ जाओ कि हमें रिटायरमेंट के लिए पैसा जा रहा है, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अभी जो ईपीएफओ का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8.5%, वेरी गुड, 8.5% बेटा आज के आपसे काफी अच्छा रेट। ठीक है, अब
एनपीएस के अंदर ऐसा कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है। उधर बोला गया कि ये मार्केट से लिंक्ड है। आप बताओ किस फंड में कहाँ आपको पैसा इन्वेस्ट करना, आप ही के हिसाब से हम करेंगे। ओह ओ बेटे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का पैसा अब मार्केट में लगने लग गया है। कुछ ऑब्वियसली सेफ सिक्योरिटी में, कुछ ऑब्वियस इक्विटी के अंदर भी वैसा लगने लग गया। अब आपको मैं पिछले साल की खबर बताता हूँ। जिन्होंने इसके जो पेंशन फंड के मैनेजर्स हैं एनपीएस के, जो कि पहले 8 थे अब 7 रह गया, रिलायंस ने अपना जो इसका लाइसेंस था वो सरेंडर कर दिया। बात समझ आती है? हाँ। उन 7 में से एक फंड मैनेजर था एल है, मतलब था क्या, जिसने भी एल पर टिक मारा था, उन्होंने लास्ट ईयर बेटा 74% का रिटर्न कमाया है। ओहो, 74% का, मतलब अनबिलीवेबल रिटर्न कमाए लोगों ने। कहाँ 8% ईपीएफओ दे रहा है, कहाँ 74%। बेटा अभी गूगल करो, न्यूज करो और देखो। ठीक है, हाँ सर हमने देख लिया, अब बकवास कर रहे हो। ठीक है, एनपीएस, एनपीएस के अंदर आपको अलग फीचर क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन स्कीम आएगी गवर्नमेंट के लिए। और गवर्नमेंट ने साथ में बोला कि हम कॉर्पोरेट्स को भी अलाउ कर रहे हैं, अगर उनको भी सेव करना है तो वो भी आके कर सकते हैं। कॉर्पोरेट अपना वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराओ और आके इसमें जमा करो अपने एम्प्लॉय का। वो कह रहे हैं कि हम पैरिटी पे लेकर आएंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, और अगर कोई प्राइवेट सेक्टर के अंदर है वो भी अपना वापस जमा कर सकता है, जैसे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जमा कर रहे हैं। अब जब एंड में रिटायर होंगे, जैसे अगर आप आज एक प्राइवेट फर्म के अंदर हो और कोई गवर्नमेंट कंपनी के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहा है, दोनों का जो रिटायरमेंट फंड है वो एनपीएस मेंटेन कर रहा है। अगर आप वॉलंटरी रजिस्टर कराए आपके कॉर्पोरेट है, जो कि काफी कॉर्पोरेट रजिस्टर करा रहे हैं, तो एंड में मोटा मोटी अगर आपकी जो इन्वेस्टमेंट के तरीके वो सेम रहे तो आपका रिटर्न सेम रहेगा, आपका कॉर्पस सेम रहेगा। ज्यादा कोई डिफरेंस रहा नहीं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर ने अगर उन्होंने सेम टाइप की इन्वेस्टमेंट करवाई। अब ये तो चल ही रहा था, अब एक और स्कीम आएगी अटल पेंशन योजना करके। हम ऊपर पढ़कर आए डिफाइंड बेनिफिट प्लान, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। डिफाइंड बेनिफिट प्लान में आपको पता होता है कि आपको कितना पैसा मिलेगा आपके रिटायरमेंट पे, और डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में आपको नहीं पता कितने रिटर्न्स एक्यूमुलेट होंगे आपके रिटायरमेंट तक। क्या पता क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, ऊपर रहेगा नीचे रहेगा, मार्केट कितना रिटर्न देगी नहीं देगी, आपको नहीं पता, बट डिफाइंड बेनिफिट में आपको पता होता है। अब ये अटल पेंशन योजना डिफाइंड बेनिफिट और डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान को चैलेंज कर रही है। वो अटल पेंशन योजना स्पेशल इसीलिए है कि वो आपको बोलती है आप डिफाइंड कंट्रीब्यूट करो। उन्होंने आपकी एज के हिसाब से कहा कि आप इतना 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 ना कंट्रीब्यूट करो, जिस भी एज ब्रैकेट में हो, जिस भी एज में हो आप, आपका कंट्रीब्यूशन इतना है। और 60 के बाद हम आपको डिफाइंड इतना इतना पेंशन दे देंगे। उन्होंने गवर्नमेंट ने गारंटी दी, गवर्नमेंट कह रही है हम देंगे आपको पेंशन, बट आपको इस पर्टिकुलर एज तक, 60 की एज तक आपको कंट्रीब्यूट करना है। बात समझ आती है? इसमें दोनों चीज को मिक्स कर दिया गया, ये नया वर्ड आया गया डिफाइंड पेंशन प्लान। ओह ओ, आपके पैसे कट रहे हैं पर मंथ। बेटा अगर आप 2028 के अराउंड हो तो 500 रुपीज के आसपास कटते हैं पर मंथ, और 500 के आसपास कटते हैं, और आपको पेंशन मिलने के जो मतलब के इस 500 के ऊपर आपको पेंशन पर मंथ मिलेगी 5000। ये एक पूरा मतलब ब्रैकेट है, 1000 से लेके 5000 रुपए तक का आपको पेंशन मिल सकता है। उसके अंदर वही प्रीमियम्स कम हो जाते हैं। मैंने जो आपको बताया वो 5000 के हिसाब से बताया कि 500 रुपए आपके कटेंगे पर मंथ, और आपको रिटायरमेंट के बाद 5000 रुपए पर मंथ मिलेंगे, आपकी डेथ के बाद आपकी वाइफ को मिलेंगे। बात समझ में आती है? हाँ, हमें बात समझ में आती है। इसकी डिटेल बात भी हम लेक्चर्स में करेंगे। अब एक और बात कर रहे हैं, एनपीएस के अंदर कॉर्पस इकट्ठा हो गया, मतलब एनपीएस नेशनल पेंशन कंट्रीब्यूशन सिस्टम जो भी चलाया गवर्नमेंट ने, वहां पे कॉर्पस इकट्ठा हो गया। एक एम्प्लॉय जब रिटायर होने गया तो उसके पास फंड के अंदर 2.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। ओहो, एनपीएस के पास ही पैसा पड़ा हुआ है। हाँ, अब गवर्नमेंट ने बोला अगर गवर्नमेंट सेक्टर का एम्प्लॉय या फिर जो भी है कि आपको लाइफ की एन्युटी लेनी पड़ेगी। एन्युटी का मतलब क्या है? आप एन्युटी लेने जाते हो, आप कुछ पैसा देते हो, आप पैसा दो, और आपको वो मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली कैसे भी आपको रिटर्न्स वापस करते रहेंगे। एन्युटी का मतलब ये है, आप लेने गए 1 करोड़ रुपए, तो वो आपको हर महीने 50,000 40,000 ऐसे वो हर महीने आपको एंड तक देते रहेंगे, एंड तक देते रहेंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए बोला गया कि जब आप एन्युटी परचेज करना मैंडेटरी है लाइफ के लिए, उन्होंने बोला आपको लाइफ के एन्युटी परचेज मतलब एंड, टेम्परेरी टाइम तक लिमिटेड,
टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब 5 साल 10 साल के लिए नहीं, आपको लाइफ के लिए एनुटी को खरीदना है। मतलब जब जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती तब तक की आपको एनुटी खरीदनी है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आज अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइपोथेटिकली चल रहा है 10% मान के चल लेते हैं, और आपका कॉर्पस है 1 करोड़ रुपए का, आप 1 करोड़ रुपए एनुटी की खरीदोगे। अगर 1 करोड़ रुपए की एनुटी आप खरीद रहे हो तो आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे साल के। उन्होंने बोला आपको ये पूरे लाइफ ही खरीदने हैं। आपको ऐसा नहीं कि आप उसका 1 करोड़ रुपए का कम थोड़ा थोड़ा 1 करोड़ रुपए में से भी निकालते रहो, आपको इंटरेस्ट पे ही जीना है। उन्होंने बोला कि ये मैंडेटरी है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, ऐसा कॉर्पोरेट के अंदर नहीं बोला गया। ऑब्वियसली समझ में आते हैं, गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज के ऊपर ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर इतना नहीं लगा सकती। तो ये एन्युटी प्लान इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनपीएस में ऐसा बोला गया कि आपको कुछ पैसा लाइफ की एन्युटी के लिए लेना है, और वो लाइफ की एन्युटी लेने के बाद अगर आपको कुछ होता है तो उसके पीछे आपकी स्पाउस, आपके डिपेंडेंट फादर या मदर को भी हम ध्यान रखेंगे, हेल्प करेंगे। ये सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए बोला गया, प्राइवेट वालों के लिए नहीं बोला गया। प्राइवेट वालों, आपने अपना कॉर्पस बनाया, आप जहां मर्जी इन्वेस्ट करो। बात समझ आती है? तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का बेनिफिट है एनपीएस के अंदर। कॉर्पोरेट में पैसा डाल, कॉर्पोरेट सेक्टर से आते हुए एनपीएस में पैसा डालना और गवर्नमेंट सेक्टर का पैसा डालना दोनों अलग अलग बात है। चाहे रिटर्न सेम कमाएंगे, बट ये जो गवर्नमेंट सेक्टर वाले हैं इनको बेनिफिट आगे जाके मिलता है, इनकी वाइफ को, इनके स्पाउस को, या फिर इनके स्पेसिफिक जो डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं उनको। ये कॉर्पोरेट मॉडल में अवेलेबल नहीं है। अच्छा, एनपीएस में कॉर्पोरेट मॉडल तो ही है, गवर्नमेंट भी है, और छोटे मोटे बिजनेसमैन ऑल सिटीजन मॉडल भी है कि छोटे मोटे बिजनेसमैन भी इसके अंदर पैसा लगा सकते हैं। और इसके अलावा बाकी काफी सारे क्या कहते हैं, हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के इनकम टैक्स के हमें प्रोविजन मिलते हैं, जैसे सेक्शन 80C, 80CCC और 80CCD। अभी इसके डिटेल में जाना मेरे को समझ रहा, आपको नींद आ जाएगी इसलिए मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा। बट सेक्शन 80CCD बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एनपीएस के बारे में बात करी गई है, तो आपको ये अच्छे से पढ़ के जानना है। बाकी आज मैं इससे ज्यादा क्या बताऊं आपको, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। आप मेरी ऐप पे जाके इसको लेक्चर्स को बाय कर सकते हैं, और ऐप पे आप मुझे मैसेज करो अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, तो मेरी टीम या मैं आपको रिप्लाई करेंगे। बात समझ में आती है? चलो जी, आज के लिए इतना ही। कोई डाउट हो, कुछ चीज समझ नहीं हो, आप कमेंट कर देना, मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। चलो जी, बाय बाय।